क्या था कि आपको गुजराती में ये सेशन लेना है। कितने लोग गुजराती नहीं जानते? अच्छा, 2 लोग तो है, लेकिन 2 लोग के लिए भी तो फिर हिंदी में बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्योंकि जो नॉलेज लेने के लिए आए हो आप उधर भी है। हाँ, बता दे। आप भी गुजराती नहीं। गुजराती नहीं मालूम, ठीक है। एक आदमी भी है तो भी इनके लिए हिंदी बोलना जरूरी है ही। कोई बात नहीं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी तक इम्यूरीज और कैलरीज में तो बहुत डिटेल में जानकारी ले ली है। हम लोग ऑलमोस्ट डॉक्टर बनने की तैयारी में है, ऐसा ही है ना? हेलो नहीं, एम्पलीफायर वॉल्यूम इंक्रीज करिए। हेलो, अच्छा कोई बात नहीं सर। हाँ, हुआ। तो हम लोग ऑलमोस्ट डॉक्टर बनने की तैयारी में, सिर्फ हमारे आगे डॉक्टर का डिग्री हम नहीं लगा सकते, नाम प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, इतना ही है। लेकिन आप लोग सब पेशेंट को ढूंढ ढूंढ के अपनी इम्यूनिज कैलरीज वो सब प्रोडक्ट तो देते ही है। लेकिन एक बात है कि जब तक हम बीमार नहीं होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? नहीं। और जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते भी है, तो क्या आप डॉक्टर को पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने किसके लिए लिखा? नहीं। जितनी कंप्लेन उतना प्रिस्क्रिप्शन लंबा। बराबर डॉक्टर साहब? परफेक्ट। आप बोलेंगे सर दुख रहा है, डॉक्टर साहब एक प्रोडक्ट लिख देंगे, आपको ये गोली 3 बार लेना है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर थोड़ा वॉमिट जैसा भी फील होता है, तो डॉक्टर साहब एक और भी लिख देंगे कि खाने से पहले आधे घंटे पहले आपको ये गोली लेना है। ठीक है? तो मतलब जितनी कंप्लेन इतनी लंबी प्रिस्क्रिप्शन, और जितनी लंबी प्रिस्क्रिप्शन इतनी छोटी अपनी लाइफ। सही। क्यों चुप हो गए सब लोग? शॉक हो गया ना? क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन से डेथ होता है उसको वर्ल्ड में नंबर 2 का रैंक दिया गया है। पहला जो नेचुरल डेथ है उसको तो कोई नंबर नहीं देते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो डेथ रेट है वो प्रिस्क्रिप्शन से होता है। उसके लिए एक बुक भी लिखा गया है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो हम लोग ये डेथ को रोकने की कोशिश में इधर आए हुए हैं, राइट सर? तो इम्यूनिटी तो है, फिर भी देखो इम्यूनिटी ऐसी एक प्रोडक्ट है जो हमारी हर सिस्टम में काम करती है। हमारी जितनी भी बॉडी की सिस्टम है, 60 ट्रिलियन सेल हमारा ये अपना बॉडी बना है। सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, तो ये सिस्टम से अपना पूरा बॉडी बना है। और जितनी भी सिस्टम है, इम्यूनिटी हर सिस्टम में काम करती है। फिर भी कंपनी ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस किए? कितने लोगों के वो पास बैंक का लॉकर है? बैंक लॉकर कितने लोगों के पास है? आप लॉकर ऑपरेट करते हो तो एक मास्टर पे साइन करते हो, फिर वो ऑफिसर आके चाबी लगाता है, फिर बाद में आप अपनी चाबी लगाते हो, राइट? मतलब कि एक मास्टर की वो ऑफिसर के पास रहती है और एक चाबी जो है दूसरी वो हमारे पास रहती है। तो मास्टर की हर जगह पे काम करती है, हर लॉकर पे काम करती है, लेकिन अपनी चाबी तो अपने सिस्टम पे काम करती है। ऐसा ही सब प्रोडक्ट का है कि इम्यूनिज एक हमारी मास्टर प्रोडक्ट है, मास्टर की है, कि जो हर हेल्थ सिस्टम के लिए काम करेगी। लेकिन इस बीमारी में अपना रिजल्ट फास्ट लेने के लिए हमने एक और भी पोटेंसीफाई करने के लिए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो डिफरेंट सिस्टम के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे स्केलेटल सिस्टम है, अपना हड्डी का जो तंत्र है, उसको हमने रिजल्ट फास्ट लेने के लिए, पोटेंसीफाई करने के लिए ऑर्थोरिक इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि इम्यूनिटी है, उसमें ग्रोथ फैक्टर है, वो ग्रोथ फैक्टर अपना हड्डी की तंत्र मतलब स्केलेटल सिस्टम में काम तो करता है, ये कार्टिलेज रीजनरेट करता है, लेकिन और भी कहीं
और भी वर्क है जो जॉइंट में जरूरी है, जैसे लुब्रिकेशन है, पेन रिलीफ है, तो ये सब के लिए भी हमको कोई प्रोडक्ट तो चाहिए ही, जिसको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ बोल सकते हैं। वो जो रिलीफ होता है वो सिस्टमिक रिलीफ होता है, जो सिस्टम में जाके रिलीफ करता है। और एक है कि जो सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब पेशेंट एक पेन लेके आता है तो पहले उसका पेन को थोड़ा कम करो, फिर बाद में उसका सिस्टम में जाके पूरी सिस्टम को ठीक करो। ऐसे ट्रीटमेंट होता है तो पेशेंट को अच्छा लगता है और अपनी रिजल्ट भी दिखता है। तो इसके लिए जैसे हम बोलेंगे सिस्टम वाइज जाएंगे, तो कंपनी ने जो जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम लेंगे ऑर्थोरिज। ऑर्थोरिज ऑल रिलेटेड टू आर्थराइटिस ही है। तो ऑर्थोरिज के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। जैसे हमने बोला कि मास्टर की है अपना इंड्यूरिज, फिर है अपने पास कैलरिज, और तीसरा प्रोडक्ट है अपना आर्थोरिज, जो जॉइंट में लुब्रिकेट मटेरियल होता है उसको भी एक सिक्रेशन की जरूरत है, और उससे ये लुब्रिकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा होता है। जॉइंट में लुब्रिकेशन अच्छा होता है तो पेन कम होता है, और इसके लिए ऑर्थोरिज बनाया गया है। दूसरा हमारा अभी नया नया तो मालूम नहीं था कि साइलेंट कैसे करना है। नहीं, ये फोन साइलेंट क्यों करना चाहते हैं मालूम? फोन बजता है तो ठीक है, चलो आपका भी कंसंट्रेशन टूटता है, जो स्पीच देता है ना उनका भी कंसंट्रेशन थोड़ा टूटता है, तो जो बोलने के लिए उनको जो देना है ना, जो नॉलेज आपको शेयर करना है, उसमें कहीं ये ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यस, एनीवे, तो ये हमने देखा कि आर्थोरिज जॉइंट प्रॉब्लम जितने भी है, तो वो जॉइंट प्रॉब्लम को हमको फास्ट रिजल्ट लेने के लिए इंड्यूरिज के साथ में हम ऑर्थोरिज भी रिकमेंड करते हैं। उसके कंटेंट में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर और डिटेल में जाएंगे ना, आप पेशेंट के पास जाएंगे सब समझाने लगेंगे। पेशेंट के पास तो नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, पेशेंट को डिटेल में नॉलेज वाइज आप देने के लिए जाएंगे, पेशेंट को कंट्रोल आ जाएगा और प्रोडक्ट आपसे ले ना ले। ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है और ऑब्जर्वेशन है। तो हम दूसरी प्रोडक्ट है हमारी डिटॉक्स। जैसे सर ने बोला डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिटॉक्स, ये एक नाम ही इसका रिफ्लेक्ट करता है। इसमें हमने एक ऐसा वनस्पति यूज किया है जो इंडिया में पहली बार धन्वंतरी ने यूज किया। पहले के जमाने में क्या था कि एक तो थोड़ा फिर भी नहीं आता, आवाज आता है? यस, माइक की जरूरत नहीं है। माइक की जरूरत नहीं है। माइक की जरूरत नहीं है। नहीं उसके अलावा अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ, फिर तो अच्छा है। बंद कर दे जयेश ठेठ ओला छेड़े आटो मारता है। जयेश भाई माइक माइक स्विच ऑफ कर देना। मुझे भी लगता था कि माइक की जरूरत नहीं है। आवाज आती है क्लीन? चलो मैं और भी आपको नजदीक आऊंगा तो डिटॉक्स में हमने ऐसा वनस्पति का यूज किया है जो धन्वंतरी ने पहली बार यूज किया है। पहले के जमाने में क्या था कि राजा महाराजा, अंदर से भी बहुत सारे दुश्मन, बाहर से भी दुश्मन, तो उनको मारने के लिए किला तो मजबूत रहता था, तो कोई ऐसे तो अंदर नहीं घुस सकते थे, लेकिन अंदर के आदमी कोई मार सके उसके लिए उसके पास कुछ विष कन्याएं भेजी जाती थी, उसके खाने में कुछ जहर मिलाया जाता था। तो राजवैद्य लोग क्या करते थे कि अगल नाम की एक वनस्पति है, उसको रेगुलर वो उसका डोज देते रहते थे ताकि उसके शरीर में जहर का असर ना हो। मतलब उसका जो भी जहर है उसको डिटॉक्सिफाई करके, उसको नलीफाई करके शरीर से निकाल दिया जाता है। वही अगर का हमने इसमें यूज किया है। इसके लिए डिटॉक्स सबसे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन है। तो क्या है, अपनी गाड़ी 4 व्हीलर तो बहुत सारे लोगों के पास होगा, कितने लोग रेगुलर सर्विस करवाते हैं? सब कोई, हर कोई।
रेगुलर ऑयल चेंज करना, हवा का रेडिएटर का पानी सब चेक करवाना। अभी तो नया और सिस्टम आ गया है, कार्बन निकालना, हर 50,000 किलोमीटर पे वो कार्बन भी निकाल के वापस वो रीजनरेट करता है इंजन को। लेकिन हमारे इस इंजन को कभी हमने रीजनरेट करने की कोशिश की? कभी नहीं। हर दिवाली पे हम अपना मकान साफ करते हैं, डेली तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पे तो पूरा बर्तन वो सब निकाल निकाल के साफ करके वापस रख देते हैं। लेकिन अपने इस शरीर में कुछ नहीं। सर ने बोला था कि कुदरत ने हमको ऐसा अच्छा शरीर दिया है कि मदर का ब्लड ग्रुप अलग हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग हो, फिर भी बच्चा जिंदा रहता है। और ये बाहर से यदि आपको ब्लड दिया जाए कि बी पॉजिटिव है और गलती से बी नेगेटिव का ब्लड भी चला गया ना, तो आदमी मर सकता है। बिना सांस आप 2 मिनट भी रह नहीं सकते, लेकिन बच्चा बिना सांस लिए माँ के पेट में 9 महीना तक रहता है। तो इतना अच्छा शरीर हमको कुदरत ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या इसको संभालते हैं? अच्छी तरह नहीं संभालते, क्योंकि इसकी भी हर एक अंग की, एक एक सेल की भी सर्विस होनी जरूरी है। और इसके लिए डिटॉक्स क्यों जरूरी है? कि हम लोग डेली जो करने को लगती हवा के साथ धुआं फ्री, खाने के साथ केमिकल पेस्टिसाइड्स फ्री, और पानी, ठीक है चलो आरओ सिस्टम आपने लगा दिया, तो आरओ सिस्टम से थोड़ा प्योर आप पानी पी सकते हैं, लेकिन इसमें भी मिनरल डेफिशिएंसी की क्रिएट होती है, तो इसमें भी आप बच तो नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स है ना हमारे सब रोगों की जड़ है। एक फ्री रेडिकल्स मालूम है किसको बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स नहीं, हमारा सेल जो है ना एक स्टेबल सेल है। आप बैठे हो तो स्टेबल हो, सुबह 9 बजे से बैठे हो आप 12 बजे से, अभी तक थकान लग रही है आपको? नहीं लग रही है, क्योंकि आप स्टेबल है, 4 पाई की कुर्सी पे आप आराम से बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप एक पांव पे खड़े रह जाओ, कितने टाइम आप खड़े रह पाओगे? 15 मिनट 20 मिनट। तो ये जो फ्री रेडिकल है ना, वो एक पांव वाला आदमी है, वो स्टेबल नहीं रह सकता है। हमारा सेल है वो पूरा स्टेबल है, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, वो कम रहता है, इसके लिए वो स्टेबल नहीं है। और वो क्या करता है, जो बॉडी का जितना भी सेल है उसके आउटर सरफेस में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल खींच लेता है, वो पावरफुल। तो वो क्या होता है, अपना तो स्ट्रक्चर स्टेबल कर दिया, लेकिन वो सेल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। तो ये अनस्टेबल सेल है ना, वही सब रोगों की जड़ है। और कैंसर में तो सबसे ज्यादा यही होता है कि फ्री रेडिकल की वजह से ये कैंसर के सेल में कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं, जो टॉबैको च्यू करते हैं, उसको कैंसर जल्दी होता है, राइट? तो ये फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए इनके इलेक्ट्रॉन देना जरूरी है। तो इम्यूरिच में अपने पास एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन स्पेयर है इनके पास कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में स्टेबल होता है, तो हमारे सेल अनस्टेबल नहीं होते। इसकी वजह से वो एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। जैसे सर बोले कि मैं रोज 5 सुबह 5 शाम को खाता हूँ, तो आप देखेंगे हर बार यंग ही दिखते हैं। मैं तो जितने साल से देखा इनकी एज कभी बढ़ती ही नहीं लगती है, कम हो जाती है, कम होती जाती है। तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी इसका है। इसका कारण एंटीऑक्सीडेंट हमारे इम्यूनिटी में बहुत सारे हैं, और ये फ्री रेडिकल को भी स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल हमारे बॉडी को डैमेज नहीं करते हैं। और ये फ्री रेडिकल डैमेज नहीं हो, ये स्टेबलाइज होता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आने के बाद में तो हम ट्रीटमेंट बहुत करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो बोलते हैं ना, वो इसके लिए बोलते हैं। और इसी के लिए ही हमको कम से कम 6 महीने में या 8 महीने में एक बार डिटॉक्स का कोर्स करना जरूरी है। रोज रात को 2 कैप्सूल ले लीजिए, 2 गोली, 120 कैप्सूल आती है, 60 दिन का कोर्स है। फिर पूरे
6 महीने 8 महीने आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है टॉक्सिन से। तो ये डिटॉक्स है। फिर हमारी एक प्रोडक्ट है ग्रीन रिच। सर तो डिटेल में तो बताएंगे ही, लेकिन ग्रीन रिच में मोर देन 86% पॉलीफिनॉल है। और वो पॉलीफिनॉल अपने फैट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एक मैं एग्जांपल दूं कि अपना बॉडी में जैसे हम खाना खाते हैं, फिर खाना पचता है और उसका एक्सक्रीशन होता है स्टूल के थ्रू, वो पूरा जो है ना उसमें एक मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको प्रोटीन और विटामिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे सर ने बोला कि ग्लूकोज वो सब एब्सॉर्ब होता है और उसमें एक मेटाबॉलिक सिस्टम प्रॉपर है। तो फैट नहीं बनता है तो भी क्या है, एक हद तक वो लीवर में डिपॉजिट होता है, लेकिन इससे आगे जब बढ़ता है तो वो अपना मसल्स में डिपॉजिट होना चालू होता है और मोटापा होना चालू हो जाता है। तो हमको क्या करना है, मोटापा कम करने के लिए 2 तरीके से काम करना है। एक, फैट को डिपॉजिट ही ना होने दे, और दूसरा, जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको हम कम करते जाए। मतलब कि एक बैंक में हमारा पैसा जमा ना करे और बैंक से पैसा खर्च करते जाए तो क्या होगा, बैंक बैलेंस कम होता जाएगा। मतलब कि हम जो भी लीन मास मसल हमारा नॉर्मल है, हम बोलेंगे कि नॉर्मल आदमी ग्रीन रिच ले तो क्या दुबला हो जाएगा, वो दुबला नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन रिच का इफेक्ट सिर्फ एंड सिर्फ फैट के ऊपर ही है। लीन मास मसल जो हमारा बॉडी का नेचुरल मास है, जो मसल्स का, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जो नॉर्मल आदमी है उसको वो भी ग्रीन रिच लेंगे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन रिच हम कैंसर के पेशेंट में भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इनका एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। तो उनको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आदमी का ओवरवेट है, बीएमआई जिसको बोलते हैं, वो ओवर है, तो उसमें इफेक्ट जरूर करेगा। तो ये ग्रीन रिच क्या करता है, वो फैट को डिसॉल्व करके, जो डिपॉजिटेड है, एक्सेसिव फैट डिपॉजिटेड है, उसको डिसॉल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके साथ में हम रिकमेंड करेंगे ज़ाइमोरिच को सर, राइट सर। ज़ाइमोरिच जो पूरा जीआई ट्रैक्ट, सर ने बोला हम अभी कि जीआई ट्रैक्ट अपना मुंह से लेके एनस तक का जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, उसको एक सिस्टम में लाने का, जो भी हम खाना खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और जीआई ट्रैक्ट का इतने सारा प्रॉब्लम है, सिर्फ एसिडिटी या सिर्फ हम बोलते हैं कब्ज, वो एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो मूवमेंट होनी नॉर्मल होती है, वो भी एक नॉर्मल होना जरूरी है। यदि नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो भी एक प्रॉब्लम होता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम डेवलप होता है, जो क्या होता है, बोवेल अपना इरिटेशन मतलब क्या, अपना बार बार गुस्सा आना, वो इरिटेशन बोलते हैं। ऐसा अपना बोवेल में भी इरिटेशन आता है तो उसको बोलते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। उससे क्या होता है कि जितनी बार आदमी खाना खाते हैं तुरंत उसको लेटरिन जाना पड़ता है, राइट। खाना प्रॉपर डाइजेशन होता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी उसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह का सिम्टम्स हो सकता है। तो ऐसा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में ये ज़ाइमोरिच बहुत इफेक्टिव है। फिर एसिडिटी को भी वो कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करता है, लूज मोशन को भी कंट्रोल करता है। मतलब दोनों साइड से, मतलब जीआई ट्रैक्ट को अपना नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ज़ाइमोरिच सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और वो खाने के बाद में जो कैप्सूल हम ले सकते हैं, इससे मेटाबॉलिक जो सिस्टम मैंने बोला था कि एक्सेसिव फैट जो बनता है, एब्सॉर्ब होता है, वो भी कम होगा, मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होगा, तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, साथ में ग्रीन रिच देंगे तो वो खर्च होता जाएगा। तो अपना एक जो भी एक्सेसिव फैट है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट ले लिया ग्रीन रिच, ज़ाइमोरिच, आर्थोरिच। स्मूथी रिच के लिए तो आई थिंक सर सुपर ले लिया था। नहीं आज खाली कैलमेट में हुआ है। अच्छा, कैलोरी रिच, ओके। स्मूथी रिच में भी कुछ नहीं सर,
6 ऐसे वनस्पति भी इसमें हमने यूज किया हुआ है कि जिससे मेमोरी पावर बढ़ता है। ये किसके लिए जरूरी है? छोटा बच्चे जो पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, जो पढ़ता है तो भी उसको याद नहीं रहता है, तो उसके लिए स्मृति रिच हम देना जरूरी मानते हैं। और बच्चे को हेल्थ के लिए भी इतना कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि जो उसके बगल में जो बच्चा बैठता है उसका भी इन्फेक्शन उसको लग सकता है। और बच्चे का आफ्टर 5 ईयर इम्यूनिटी भी थोड़ा पावरफुल रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत बाहर खेलते भी रहते हैं, तो कहीं कोई डस्ट से भी इनको इन्फेक्शन लग सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी इन्फेक्शन लग सकता है, स्कूल से भी उसको इन्फेक्शन लग सकता है। तो उनकी बच्चे की इम्यूनिटी पावरफुल रखने के लिए और उसकी मेमोरी भी पावरफुल रखने के लिए हमने कंबाइंड प्रोडक्ट बनाया है, वो है स्मूथी रिच। और स्मूथी रिच मेमोरी तो बढ़ाती ही है, कंसंट्रेशन बच्चे का बढ़ाता है, साथ में उसकी सेहत का भी इतना ही ख्याल रखता है, क्योंकि स्मूथी रिच में 66 कैप्सूल इम्यूनिटी भी डाली हुई है, तो उसकी इम्यूनिटी भी पावरफुल रहेगी। साथ साथ ये बच्चे के अलावा सर ने जैसे बोला कि एक उम्र के बाद भूलने की प्रक्रिया चालू होती है आफ्टर 50-55, जिसको हम अल्जाइमर भी कह सकते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ अल्जाइमर भी कह सकते हैं। तो एल्डर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको भी हम स्मूथी रिच दे सकते हैं, ताकि हम अल्जाइमर से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसको एक ध्यान रखना है स्मूथी रिच को, कि हमको ठंडा दूध में ही स्मूथी रिच देना है, क्योंकि जब गर्म दूध में हम देंगे तो जो कंटेंट इम्यूरिच के है, जिसमें हमने इम्यूरिच डाला हुआ है, काउ कोलेस्ट्रॉल डाला हुआ है, उसका जो भी कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या तो उसकी पोटेंसी कम हो सकती है। तो उसको ठंडे दूध में ही देना है स्मूथी रिच, इतना याद रखना। और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जैसे सर ने बोला था कि हमारा 4 तरह से हेल्थ होना जरूरी है, फिजिकल, मेंटल, देन सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, 5। लेकिन ये मेंटल हेल्थ भी अपना एक आता है, अपनी फैमिली लाइफ से भी आता है। जिसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है ना, आप उसको चेक करो, उसका गुस्सा हमेशा ज्यादा रहता है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स। और एक सर्वे मैंने पढ़ा था कि वर्ल्ड में 70% जो कपल है वो सेटिस्फाइड नहीं है। राइट सर? सही बात है। 70% कपल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मैरिड लाइफ। क्यों? बोलते नहीं सर मैं तो सेक्स कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल आता नहीं है। इट जस्ट ए मैकेनिज्म, नथिंग एल्स। और डॉक्टर प्रकाश कोठारी ने तो बहुत अच्छा बोला है कि सेक्स इज नॉट ए बायोलॉजी बिटवीन टू थाइस, इट इज ए साइकोलॉजी बिटवीन टू माइंड्स। बहुत कुछ एक ही सेंटेंस में आ जाता है। सेक्स एक मैकेनिकल एक्शन नहीं है सिर्फ, तो बायोलॉजिकल मारा है। यस, वही तो प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 70% कपल है ना वो अनहैप्पी है। और आदमी तो क्या है, परफॉर्म करके फिर सो जाता है, लेकिन जो लेडी को डिससेटिस्फेक्शन होता है ना, उससे उसका गुस्सा भी बहुत रहता है। यदि ऐसी हालत रही तो अपने तो सोशल सिस्टम ऐसी है कि हम निभाते जाते हैं, राइट? क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते कि इसकी वजह से मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ। तुरंत पता चल गया। हमारी सोशल सिस्टम ऐसी है। फॉरेन में तो ठीक है, चलो वो एक डाइवोर्स का एप्लीकेशन कर दिया और ये रीजन के लिए वो कोर्ट वहाँ तो एग्री भी करती है, लेकिन यहाँ की हमारी कोर्ट इतनी एग्री नहीं करती। मुझे एक मेरा फ्रेंड का किस्सा बहुत अच्छी तरह याद है सर, थोड़ा बीच में टाइम लेके वो किस्सा बोलता हूँ मैं। मेरे फ्रेंड की सिस्टर का मैरिज किया, 6 महीने तक तो कुछ वो बोली नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद में घर पे आ गई, बोली मुझे नहीं जाना है। हालांकि उसके सास ससुर सब लोग अच्छे थे, उनका हस्बैंड भी उसके साथ में व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन एक बार पूछा, हमने लेडीज से बात करवा के पूछा कि उनको पूछो तो सही प्रॉब्लम क्या है। तब उसने बोला कि शादी के बाद भी आज तक मैंने एंजॉय नहीं किया। अब जो आदमी बाहर से एकदम हट्टा कट्टा बिल्कुल फिट दिख रहा है, लेकिन वो सेक्स करने के लिए फिट नहीं है, उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया डाइवोर्स के लिए। कोर्ट ने इतने सारे टेस्ट करवाए, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि कोर्ट इतना टेस्ट करवाती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल का ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, फिर भी वो डाइवोर्स के लिए उन्होंने एग्री नहीं किया। तब मुझे भी सरप्राइज हो रहा था कि देखो हमारी कोर्ट और हमारी यहाँ की सोशल सिस्टम कैसी है कि कोई ऐसे केस में भी अलाउ नहीं करता है कि आप डाइवोर्स, मतलब आप अनहैप्पी रहते ही जाओ, ऐसा है। लेकिन इसके लिए भी कंपनी ने सोचा है कि ये मेंटल हेल्थ अपने को चाहिए, तो इसके लिए कंपनी ने फाइटोग्रा इंट्रोड्यूस किया है। बेसिक फंक्शन क्या है, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है ये आपका किस्सा नहीं है ना? जी? आपका किस्सा नहीं है ना? प्रॉब्लम किधर है? सी मेनली लेडीज को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज लेडीज आर रिसेप्टर्स, तो उनको हालांकि जरूरत है कि उनको भी उत्तेजित होना इतना ही जरूरी है जितना मेल को उत्तेजित होना जरूरी है, लेकिन मेल को परफॉर्म करना होता है, इसके लिए उसको उत्तेजना होना इतना जरूरी है। तो जो उसको बोलते हैं इरेक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है मेजर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन। ये दो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहता है। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के लिए और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए जो हम कोज देखें, उसका कारण देखें, तो मोस्टली कॉमन रहता है। पहला होता है स्ट्रेस। जो स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, चाहे फिर फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बॉस ने आज ऑफिस में डांटा है तो भी रात को उसको स्ट्रेस रहता है या वही दिमाग में रहता है और उसकी वजह से भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फाइटोग्रा में हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, एक मक्का करके हमने लेटेस्ट यूज किया है, फिर सफेद मूसली है, फिर रेड पेनिस जिनसेंग डाला हुआ है। ये सब का एक हम कंबाइंड इफेक्ट देखें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को करेक्ट करता है, मतलब जो भी इरेक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर होता है और प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन को वो बहुत हद तक डिले करता है। क्योंकि देखो हमारा मेल में एक इजैक्यूलेशन होने से एक सेटिस्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टनर को तो एक टाइम चाहिए। ये नेचुरल है कि मेल में इजैक्यूलेशन अर्लियर होता है, मतलब जो क्लाइमेक्स है वो अर्लियर आता है, फीमेल में थोड़ा डिले होता है। और इसके लिए फाइटोग्रा के साथ में थोड़ा अपना कॉमन नॉलेज भी होना चाहिए कि एक पोज थेरापी भी है कि जिसको बीच में रुक के फिर बाद में परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम बढ़ाने की जो बात है उसमें ये जिनसेंग, ये सफेद मूसली, ये मक्का, ये सब बहुत हेल्प करता है। और फाइटोग्रा तो विदिन 7 डेज आपको रिजल्ट भी दिखाता है कि आप कितना अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये फाइटोग्रा भी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है और आफ्टर 40 तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जरूरत होती भी है, तो फाइटोग्रा भी आप अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम ये नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो भी खुले से अपने साथ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि खुद को भी प्रॉब्लम हो ना तो बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड को प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो बोलते हैं सर एक मेरा फ्रेंड है उसको ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ दवाई दे दो ना। अब डॉक्टर बोलेंगे ना कि सर उसको लेके आओ तो मैं उससे थोड़ा निगोशिएट जानूं कि उसके प्रॉब्लम क्या है। नहीं नहीं सर वो तो बाहर रहता है। वो बाहर रहता है, मैं घर पे रहता हूं। तो ये क्या है, जो फिर हम क्या है, जो भी बुक, जो भी लीफलेट हाथ में आया, जो भी नॉलेज लिया और उससे काम चलाया और उसकी वजह से सेक्सुअली
अफेक्टेड डिसीज जो एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फिर ये मेंटल डिसीज, ये सब उससे ही स्टार्ट होता है। उसके पास पूरा नॉलेज होता नहीं है, और वो जिसको भी पूछता है शायद उसके पास भी नॉलेज नहीं है, तो वो बोलेगा ये प्रोडक्ट ले लेना, इससे अच्छा होगा, लेकिन उसको भी नॉलेज नहीं। तो इसलिए जब आप किसी के पास जाएंगे ना, तो आप भी ऐसे ही स्टार्ट करोगे। एक आदमी को प्रॉब्लम था, मैंने इसको ऐसा दिया ना, तो उसको ठीक हो गया। रोज रात को सोते टाइम 2 गोली 60 कैप्सूल आता है, 1 महीने का कोर्स है जी। मिल्क के साथ तो पानी के साथ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा कम करेगा। सुबह नहीं लेंगे, तो फिर हो आपने कौन जाएगा? फिर मैं घर जो नाइट जॉब करते वो ले सकते लाइसेंस होल्डर रहती है ना માટે લેતી આ લાइसेंस होना માટે લેती है મને એડવાન્સ ખબર પડે। पहले तो कोर्स ढूंढो। कोर्स क्या है? देखो, प्री मेच्योर इजैकुलेशन का फिजिकल रिलेशन बहुत कम है। पता है क्या है कि जैसे इरेक्शन होता है ना, तो ब्लड फ्लो पेनिस में मैक्सिमम रहता है, और उसकी वजह से हमको इरेक्शन आता है। लेकिन इजैकुलेशन है वो ब्रेन सेंटर से जुड़ा हुआ है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ डर है, कुछ स्ट्रेस है, तो उसको पहले हम ढूंढेंगे। ये तो क्या है, सिम्टोमेटिक रिलीफ, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट आता है उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ पहले दे दो, कि पेन का पेशेंट आया तो पहले पेन कम कर दो, फिर बाद में ट्रीटमेंट करो। तो ये फाइटोग्रा है ना, ये ऐसा है कि उसको एक रिलीफ देगा, लेकिन कोर्स तो पहले ढूंढना होगा। तो उसको क्या है, थोड़ा काउंसलिंग का एक सब्जेक्ट होता है कि उसके साथ में काउंसलिंग करना है कि क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं तो ऐसे केस में बहुत बार काउंसलिंग कर चुका हूँ, मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इसके बारे में। कि मेरा एक फ्रेंड था जिसको भी ये प्रॉब्लम एलोपैथी की बहुत मेडिसिन वही पे आ गया। मेडिसिन आता है, उसको मैंने दिया, लेकिन उससे भी उसको ठीक नहीं हुआ, और हर बार उसकी एक ही कंप्लेंट रहती थी कि यार ये इजैकुलेशन तुरंत हो ही जाता है। मैं फिर बाद में थोड़ा हिम्मत करके उसकी वाइफ को पूछा कि भाभी जी, थोड़ा रिलेशन अच्छा था, तो मैंने बोला भाभी जी प्रॉब्लम क्या है? तो बोला कुछ नहीं, लेट से आते हैं तो खराटे बुलाते रहते हैं। तो मतलब इनकी वाइफ का एटीट्यूड ही ऐसा था कि इसके साथ में एक जो लविंग कपल होता है ना, उसके हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे थोड़ा बहुत प्रेमालाप भी इंग्लिश में उसका प्रॉपर वर्ड है फॉर। बिफोर प्लेइंग यू प्ले सम लविंग वर्ड्स। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जैसे बेड पे गए और एक मैकेनिज्म चालू हुआ, ऐसा ही हो रहा था। तो इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये कोर्स ढूंढा, फिर उसको थोड़ा काउंसलिंग किया कि भाई आप कम से कम बेडरूम में तो अपना सब कुछ प्रॉब्लम बाहर रख के आओ। और ये 3-4 महीने पहले की बात है कि मैंने उसको फोन पे पूछा कि भाई कैसा है अभी? बोला काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है, हालांकि मैंने फाइटोग्रा नहीं दिया, सिर्फ काउंसलिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो मैं जो बोला ना कि पीएवी के केस में काउंसलिंग बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये फाइटोग्रा उसको रिलीफ जरूर देगा, लेकिन वो कब तक, तो वो उसके काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड है। पहले पेन को भगाना, पहले पेन को। सर वियाग्रा और फाइटोग्रा में क्या डिफरेंस है? वियाग्रा पहले तो ये है कि वो एलोपैथी है और ये आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है। वियाग्रा क्या काम करता है, वहां पे सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ाता है और कुछ काम नहीं है इसका। वियाग्रा से सिर्फ इरेक्शन ही अच्छा होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वियाग्रा से कम कभी नहीं होता है। Am I right, sir? Viagra is only and only for erectile dysfunction, but for premature ejaculation, टेम्पररी सॉल्यूशन। yes. और उसका साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट है, जो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो वो लिखते ही है कि जो हार्ट के पेशेंट है, जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उनको ये गोली नहीं लेना है। डायबिटीज। और ये फाइटोग्रा में बिल्कुल जरूरी नहीं,
हार्ट का भी पेशेंट ले सकता है, क्योंकि इसमें हार्ट रेट में कोई इफेक्ट नहीं करता है, ना ही ब्लड प्रेशर में इतना इफेक्ट करता है। हालांकि है कि सीवियर प्रॉब्लम हो तो ये माइक्रोग्राफी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिसको माइल्ड प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है। और उसका इफेक्ट वियाग्रा का इफेक्ट 1 घंटे में ही होता है, माइक्रोग्राफी का इफेक्ट 1 घंटे में नहीं होता है। 7 दिन में हुआ ना? 7 दिन तो 7 दिन 7 दिन में वियाग्रा कहाँ पहुंचा देगी आपको? वो डिवाइड देगी, अभी मुझे नहीं रहे। पहले जो अपना प्रोडक्ट था उसमें हम कुछ ऐसी वनस्पति यूज कर रहे थे कि जिसमें स्पर्म काउंट भी बढ़ते थे। आई थिंक हमने वो सब निकाल दिया ना। हाँ, अभी निकाल। अभी स्पर्म काउंट मतलब इनफर्टिलिटी में हम फाइटोग्राम नहीं रिकमेंड करेंगे, इमेरिच वो इम्यूरिच ही हम रिकमेंड करेंगे। थोड़ा इसके साथ में आप डिटॉक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें स्पर्म काउंट में भी बहुत सारा फैक्टर्स है कि इसमें कोएगुलेशन होता है, जैसे स्पर्म होते हैं लेकिन कोएगुलेशन हो जाता है, एक स्पर्म दूसरा स्पर्म के साथ में इतने जुड़ जाते हैं ऐसे, इसमें मोबिलिटी नहीं रहती है एक्टिवली। मोलाटिलिटी नहीं। हाँ वही तो मोटालिटी बोलते हैं। वो स्पर्म मोटाइल नहीं होता है, मतलब उसको ट्रैवलिंग करने के लिए उसके पास जगह ही नहीं रहती, एक के साथ में झुंड में ऐसे जुड़ जाते हैं, उसको कोएगुलेशन बोलते हैं। तो वो एंटी कोएगुलेशन यूज करना पड़ता है। फिर स्पर्म एसिडिक एनवायरनमेंट में कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, उसको बेसिक एनवायरनमेंट ही चाहिए। उनको भी शक्ति मिलनी चाहिए, मतलब पावर मिलना चाहिए, तो उसके लिए अपना सीमेंट में सुक्रोज भी होना जरूरी है, फ्रुक्टोज भी होना जरूरी है, थोड़ा वाटर लेवल भी होना जरूरी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स भी है इसमें, लेकिन अपना फाइटोग्राम में बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ही करेक्ट करते हैं। इसमें स्पर्म या मोटिलिटी, काउंट, इनफर्टिलिटी किसी के लिए भी ये इतने इफेक्टिवली हम नहीं प्रमोट करेंगे। पहले हमारे पास प्रोडक्ट थी कैलोरीज सर्विस कर सकते हैं, कैलोरीज ये इनफर्टिलिटी के लिए नहीं, इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट इमेरिच चलेगा। ठीक है, वो क्योंकि देखो क्या है, कैलोरीज बोन में एब्सॉर्ब होती है, तो वो अस्थि मज्जा हमारा जो सीमेंट बनता है वो अस्थि मज्जा से ही बनता है, तो मज्जा के बाद का जो स्टेप है वो सीमेंट है। तो कैलोरीज आई डाउट सर कैलोरीज कहेंगे नहीं, ऐसा है कि इंसान ज्यादा भोग करेगा तो उसकी बोन वीक होगी, तो उसको ठीक अच्छा ठीक करने के लिए हाँ। See, okay. उल्टा सोचो। उसका विजन लंबा है, उसके लंबी सोच ही लफड़ा हो गया साला इधर। खड़ा कर दिया। नहीं बोलूं कि पाला नहीं तू चालू कर दे क्या डिटेल में जाएंगे ना, कोई भी जिसका भी देखो लेडी में 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक या तो उसकी एज जो है उससे ज्यादा दिखती है, तब मानना कि कुछ बेडरूम प्रॉब्लम है, और एक छोटी छोटी बात में भी गुस्सा आ जाता है उसको, तो भी आप डिटेल में जाएंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम जरूर है जो उनके बेडरूम में है, बाहर तक नहीं आते हैं, तो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को मैंने बोला ना कि हमको स्टार्ट वहीं से करना है कि मेरे एक फ्रेंड को जो प्रॉब्लम था मैंने दिया तो ठीक हो गया, उसको होगा तो बोलेगा हाँ यार मेरे लिए फ्रेंड को है, तुम दे दो ना। तो फाइटोग्राफ इज रियली एक्सेलेंट प्रोडक्ट, और आफ्टर 40-45 तो मैं समझता हूँ कि मोर देन 70-80% लोगों को इसकी जरूरत है। हालांकि जिसकी नौकरी स्कूल है, जिसका कोई बॉस हैरेसिंग नहीं है, हैरेसमेंट नहीं करता है, तो उसको इतनी जरूरत नहीं होती है, फैमिली लाइफ भी सेटल है तो उसको जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें और भी इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने बोला ना कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है, इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्रेन सेंटर। वो अपना जो भी थॉट्स है, जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, उसको थोड़ा फिल्टर करते हैं ताकि हमारा ध्यान वो उधर तक न जाए, और वो ब्रेन सेंटर को इतना एक्टिवेट तुरंत नहीं करते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, और उसकी वजह से वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कंट्रोल होता है।
थोड़ा ड्यूरेशन मिलता है ताकि अपना लाइफ पार्टनर है उसको भी हम सेटिस्फाई कर सकें। तो फाइटोग्राफ आइदर मॉर्निंग वन इवनिंग वन भी दे सकते हैं, लेकिन 2 एट बेड टाइम इज आइडियल डोज। सर मैं फाइटोग्राफ डीएस बना दिया। वही तो फाइटोग्राफ डीएस, पहले फाइटोग्राफ 2 था, पिंक मॉडल था जिसके ऊपर मून का पिक्चर था, वो रात को लेना था, और सन का पिक्चर था वो दिन में लेना था, और मेल फीमेल दोनों को एक ही प्रोडक्ट में हम दे सकते थे। लेकिन अभी जो फाइटोग्राफ है वो ओनली एंड ओनली फॉर मेल्स है, फीमेल को हम ये प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड करते हैं। वही फाइटोग्राफ डीएस कर दिया, डबल स्ट्रैंड, डीएस मीन डबल स्ट्रैंड, उसका स्ट्रैंड बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी प्रोडक्ट हमने आपको बताया कि ग्रीन रिच, ऑर्थो रिच, ज़ाइमो रिच, स्मूथी रिच, फाइटोग्राफ और कैलरिच और इम्यूरिच ऑलरेडी आपने बहुत डीप नॉलेज ले लिया है। और इम्यूरिच में जो मेन फैक्टर है पीआरपी, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, जो हमारे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है